नमस्कार, मैं हूं गिरिराज अग्रवाल और आप देख रहे हैं खासखबर.com। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज राजस्थान का 2025-26 का बजट पेश हुआ है। इस बजट की खास बात यह है कि इसमें हर बार की तरह इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि किसान, महिला, युवा और बुजुर्गों समेत हर वर्ग को कुछ ना कुछ राहत देने की घोषणा की गई है और उनके लिए कई तरह की योजनाएं घोषित की गई हैं। राजस्थान का यह बजट हमारे प्रदेश की प्रगति को किस ओर ले जाएगा और प्रदेश की क्या दशा और दिशा तय होगी, इस बारे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विपिन सिंघल। आप सीए हैं और फाइनेंशियल मामलों के बहुत जानकार हैं और जो है आप बजट को लेकर के लगातार एनालिसिस करते रहें। हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं संजय गुप्ता जी। आप अर्बन डेवलपमेंट के मामलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं और कई तरह की शहरों के मास्टर प्लान भी आपने बनाए हैं, रिंग रोड भी बनाई है, तो अर्बन डेवलपमेंट के मामले में आप एक्सपर्ट हैं। तो आइए आज हम इनसे चर्चा शुरू करते हैं। तो विपिन जी, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल ये रहेगा कि ये जो बजट आया है इसको आप ओवरऑल कैसे देखते हैं, क्योंकि ये घाटे का बजट है। इसमें 31,009 करोड़ 41 लाख रुपए का राजस्व घाटा बताया गया है। तो ये घाटे के बजट जो है सरकारें क्यों पेश करती हैं? नमस्कार सर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खासखबर.com को कि जो इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। जिस तरीके से आज का जो माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया और आप बता रहे हैं कि ये घाटे का बजट है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म में तो ये आपको घाटे का बजट लगेगा, बट इसके दूरगामी जो परिणाम है वो घाटा नहीं, ये फायदे का बजट है। कारण ये है क्योंकि सरकारों को जब भी बजट की ये घोषणाएं करती हैं तो बजट हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के तरीके से बनाया जाता है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि यदि सरकार इस तरीके की घोषणाएं, जैसे आप देख रहे हैं कि इस बजट में इन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा, महिला, किसान, अन्नदाता, युवा वर्ग, औद्योगिक क्षेत्र, तो ये सब आपको कहने में तो ये लगेगा कि 31,000 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान है। ये नुकसान नहीं, क्योंकि जब तक हम ये सारी व्यवस्थाएं आज इस बजट के अंदर आप देखेंगे तो सड़क के ऊपर सरकारें अलग खर्च कर रही हैं, पर्यटन के ऊपर गवर्नमेंट का बजट अलग है, स्कूली शिक्षा के ऊपर बजट है। तो ये सब जो बजट है ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं जो भविष्य में हमको प्रॉफिट के रूप में मिलेंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये घाटे का बजट है। घाटे तो सरकारों को पहले भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। आप देखोगे तो ये 31,000 करोड़ तो इस साल का ये घाटे का है, जबकि पुराने जो कंसोलिडेटेड करें तो वो कई लाख करोड़ रुपए के घाटे हैं। लेकिन इस बजट का हम दूरगामी परिणाम देखेंगे तो ये घाटे का सौदा ना होके फायदे का सौदा साबित होगा। कि जैसा कि बताते हैं घाटे का बजट है, आपने कहा कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदे का होगा, कि स्टेट पे कर्ज भार भी लगातार बढ़ता जा रहा है ना। तो ये कहा जाता है कि सरकारें वोट के लिए या लोक लुभावन घोषणाएं कई सारी करती हैं। इसमें भी फ्री की कई घोषणाएं की गई है, चाहे बिजली की हो चाहे कुछ और घोषणाएं हो। तो कहीं इससे ऐसा तो नहीं लग रहा कि सरकार कर्ज लेके घी पी रही हो, जैसे कि कहते हैं कि कर्ज लेके घी पीना है, तो कर्ज भार भी बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? सर, पहली बात तो ये है कि सरकार का, जैसे हम बात करें, ये दूसरा साल है, तो लोक लुभावन की बात तो जब होती जब ये सरकार का चौथा या पांचवा साल होता और सरकार को वोट लेने होते। यहाँ सरकार का उद्देश्य ये है कि ये बजट जो बनाया है, जैसे यदि चर्चा हम करें तो आप पर्यटन के क्षेत्र में देखेंगे तो पहली बार राजस्थान में आईफा अवार्ड का प्रोग्राम हो रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। इस आईफा अवार्ड को शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो लोग ये कहेंगे कि देखिए सरकार ने इतने सारे लोगों को रुकाने के लिए होटल की व्यवस्था करी, छोटे मोटे खर्चे हुए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे कि आज इस जयपुर और राजस्थान का जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएगा। तो जो भी बिजनेसमैन यहाँ पर सेटअप करना चाहते थे या उनको विचार था तो वो इस जयपुर या राजस्थान क्षेत्र की तरफ ध्यान देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये लोक लुभावन बजट है। ये व्यवस्थाएं सरकार को इसलिए भी करनी पड़ती हैं। यदि आज जैसे बिजली के लिए सरकार ने जो 100 यूनिट फ्री थी, उनको अब जो सोलर लगाएगा उसको 150 यूनिट दे दी, तो वो नुकसान इसलिए नहीं है कि यदि उसको 150 यूनिट मिलेगी तो वो अपना औद्योगिक उपक्रम चलाएगा, तो सरकार को जो नुकसान 150 यूनिट का हुआ वो उसको टैक्स के रूप में सरकार को वापस पे भी कर देगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि लोक लुभावन बजट नहीं है।
अच्छा, एक और आप तो चूंकि सीए हैं तो एक सवाल ये और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकारों के पास क्या है कि अब अपनी टैक्स के जो रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं, खास करके जीएसटी आने के बाद में या इनकम टैक्स के बाद में मेजर जो उसका पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है। तो दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंटों के मैक्सिमम पैसा वेतन भत्तों पर खर्च हो रहा है, विकास के लिए पैसा बहुत कम बच रहा है। इस बजट में भी 1.25 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। तो इसका जो सामंजस्य है उसमें वो कैसे सरकारें बैठा पाएंगी, क्योंकि वो लोग अपने जो पॉपुलर डिसीजन के चक्कर में नई टैक्स लगा नहीं पाती, कोई अपने नए रेवेन्यू जनरेशन के सोर्स क्रिएट नहीं कर रही हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये किस दिशा में हमें लेके जाएगा बजट? सर, सरकार ने जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इस बजट में 1.25 लाख नौकरियों की घोषणाएं की हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी 1.5 लाख रोजगार की व्यवस्था करने का प्रयास किया है। जो डिफरेंट रोजगार मेले लगाए जाएंगे उसके थ्रू वो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि निजी क्षेत्र में भी हम रोजगार को प्रोवाइड कराएं। लेकिन अब आप बात करें कि क्या उन नौकरियों को देने से सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ आएगा। मेरा ये मानना है कि आज राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो 6 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। जितने भी औद्योगिक उपक्रम, सरकारी औद्योगिक उपक्रम जो चल रहे हैं वहाँ पर अभी भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं, संविदा पे चल रहे हैं। तो सरकार ये जो नौकरी देने की बात कर रही है, जो बहुत सारे काम आउटसोर्स किए जा रहे हैं, सरकार के ऊपर आर्थिक भुगतान तो पहले से है, ये कोई नया आर्थिक बोझ नहीं आएगा सरकार के ऊपर। लेकिन जो सरकार ने काम आउटसोर्स कर रखे हैं वो अब स्थायी रूप से लोगों के माध्यम से किए जाएंगे, उनको नौकरी देकर। तो ये मेरा ये मानना है कि इससे कोई आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर नहीं आएगा। विकास के लिए तो पैसा कहाँ से आएगा? विकास के लिए सरकारों के पास पैसा कम बच रहा है, मैक्सिमम पैसा तो सैलरी और भत्तों में ही जा रहा है। सर, विकास की मैं बात करूं, अभी पिछले नवंबर 2024 में राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम किया। पहली बार आप देखिए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू सरकार ने पहले साल के अंदर ही डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट स्टेट के लोगों के साथ किए। अब तक क्या होता था, जब भी राइजिंग राजस्थान या दूसरे नाम से ये जितने भी प्रोग्राम हुआ करते थे, ये हमेशा सरकार चौथे या 5वें साल में करती थी, ताकि बाद में कोई भी जनता ये नहीं पूछे कि आपने जो एमओयू किए थे उनका हुआ क्या। लेकिन इस सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने, भजन लाल सरकार ने पहली बार हम अब आईएएस पीछे लगा के ये मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की है कि जिन जिन लोगों ने भी एमओयू किए हैं उन एमओयू की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या उनको लैंड अलॉट हो गई, क्या उन्होंने औद्योगिक उपक्रम लगाने का प्रयास चालू कर दिया है, क्या उनको जो भी लाइसेंसेज मिल रहे हैं वो सब उनको लाइसेंस की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ कर दी है, नहीं कर दी है। तो आप बात कर रहे हैं जो विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा, जब 35 लाख करोड़ रुपए एमओयू के यदि 10% भी 6 महीने में सफल हो जाएंगे तो सरकार की जो रेवेन्यू है, क्योंकि जब ये लैंड सेल होंगी, जब ये प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, रोजगार उत्पन्न होगा और उन सब कामों को करने के बाद जीएसटी का कलेक्शन, दूसरे टैक्सेज जो जैसे माइनिंग का टैक्स सरकार के पास अलग पावर है आज भी, है ना, पेट्रोल डीजल के ऊपर सरकार अलग टैक्स ले रही है जीएसटी के अलावा। तो सरकार के पास रेवेन्यू के सोर्सेज की कहीं कोई कमी नहीं है। राजस्थान हमेशा खनिज संपदा में तो नंबर 1 रहा है। यहाँ पर तो इतना दोहन का क्षेत्र है, अभी तो हम मुश्किल से 10% दोहन कर पा रहे हैं। तो संभावनाएं हमारे राजस्थान की अपार हैं। पहली बार भजन लाल सरकार इन सभी मामलों को बहुत ज़्यादा गौर कर रही है, तभी ये 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हो पाए। और धरातल पर भी उन्होंने ये पिछले मीटिंग में भी डिसाइड किया कि अब हम जो अगला राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम है वो 2 साल बाद करेंगे और उसमें हम पुराने जो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं उनका हम आपको रिजल्ट भी देंगे कि हमने कितने उनको धरातल पे लेके आए। अभी आपने संभावनाओं की बात की, आपसे एक क्वेश्चन और है कि इस बार इस बजट में बताया गया है कि जो राजस्थान की जीएसडीपी है वो 19,89,000 करोड़ की होने का अनुमान है इस बार, और अब सरकार ने तय किया है कि 3.5 लाख करोड़ की जो है डॉलर की इकोनॉमी यहाँ की बनाना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है ये बजट उस दिशा में और आगे बढ़ेगा? जैसा कि सर हमें पता है केंद्र में मोदी जी की सरकार है, $5 बिलियन की बात तो वो खुद मोदी जी कर चुके हैं और उस गति में काम भी हो रहा है। जैसे अपन देख रहे हैं ये बिलियन डॉलरों की हम बात तो करते हैं, लेकिन क्या इसकी व्यवस्थाएं सरकारें कर रही है नहीं कर रही, हम इसकी बात भी करें। आप ये देखेंगे मोदी गवर्नमेंट ने इसके लिए पूरे, क्योंकि आज आप बिजनेसमैन को यदि भारत में या राजस्थान में लेके आना चाहते हैं तो आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी। आपको उनके लिए परिवहन की सुविधाएं,
सड़क की सुविधाएं, औद्योगिक क्षेत्र की सुविधाएं, तो यदि ये साढ़े तीन सौ बिलियन डॉलर की व्यवस्था यदि भजनलाल सरकार जी ने की है तो ये निश्चित रूप से इसको प्राप्त भी कर लेंगे। अब संजय जी, मैं एक आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार ने इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों पे क्या काफ़ी ध्यान दिया है। जैसे ग्रामीण सड़कों में क्षेत्रों में सड़कों पे फोकस किया है इस बजट में। नॉन पैचेबल जो सड़कें उनको ठीक करेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कें बनाई जाएंगी, ऐसी कई घोषणाएं हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा ये इन्होंने की है कि 65 जो नगरीय निकाय हैं, शहर हैं, वहाँ जो जल भराव की बरसात में समस्या होती है, जो पानी की समस्या होती है, लोग परेशान होते हैं, तो उसके लिए जो एक ड्रेनेज प्लान बनाने की बात की है और जो उसका जो है ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बात की है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए गिरिराज जी, जहाँ तक नगरीय विकास की बात हम करें इस बजट के अंदर, तो ये एक बहुत ही खुशी का विषय है कि इस बार इस बजट के अंदर एक अच्छी खासी घोषणाएं नगरीय विकास को लेकर की गई हैं। जयपुर के अंदर रिंग रोड की घोषणा हुई है, आपके ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए 250 करोड़ की घोषणा की गई है और जयपुर के अंदर तमाम तरह के काम इसके अंदर लिए गए हैं। इनके अतिरिक्त, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि जयपुर के अतिरिक्त पूरे राजस्थान के अंदर 65 नगरीय निकायों को पहली बार किसी बजट के अंदर ये घोषणा की गई है कि भी इनका ड्रेनेज प्लान जो है सिस्टेमेटिक बनेगा पूरे शहरों का और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काम होगा। अब जब ड्रेनेज प्लान की हम बात करते हैं तो आज शहरों के अंदर अगर आप देखें तो क्या है कि यहाँ तो ना तो प्रॉपर रोड नेटवर्क अवेलेबल है, जगह जगह एनक्रोचमेंट्स हैं। तो इन सब की पूर्ति के लिए इस बजट के अंदर जो प्रोविज़न रखा गया है ये बहुत ही अच्छी बात है। और इससे अब क्या है कि आने वाले समय में जो हज़ारों करोड़ रुपए आपके ड्रेनेज प्लान नहीं होने के कारण जब बारिश के समय में सड़कों पे पानी भर जाता था तो सारी सड़कें टूट जाती थी। अब उनके रिपेयर के लिए इमीडिएटली जो है सरकार को जो है आपके 1000 से 2000 करोड़ रुपए रिपेयर की घोषणा करनी पड़ती थी। इस बजट से 65 शहरों के प्लान बनने से इन 65 शहरों में ड्रेनेज की स्थिति काफ़ी सुधरने की उम्मीद हुई है और ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि भी इस पर पहली बार अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया और उसको लागू भी किया है, क्योंकि उन्होंने आते ही ये वादा किया था कि जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम सुधरना चाहिए। जावर सिंह खर्रा जी जो माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन विभाग हैं, इनके द्वारा एक बहुत ही अच्छी टीम इनके ऊपर काम कर रही है। प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव जी एंड प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास जो है इसके ऊपर निरंतर काम कर रहे हैं और इनके द्वारा इस प्रकार का ये सिलेक्शन करना ये बहुत ही खुशी का विषय है। अच्छा, इसके साथ एक सवाल ये और है कि इस बजट में ये भी घोषणा की गई है कि संभागीय मुख्यालयों समेत 75 शहरों में सीवरेज गैप को कवर करेंगे। तो सीवरेज गैप को कवर करने से मतलब कितना फ़ायदा होगा उसमें और किस दिशा में हम लोग जाएंगे? अब देखिए गिरिराज जी, सीवरेज और ड्रेनेज एक शहर की क्या है कि बैकबोन है। ये आज बीमारियां जो फैलती है शहर के अंदर क्या है कि ये हम जो भी डिस्पोजल करते हैं तो क्या है कि ओपन डेफिकेशन नाम के पूरे भारतवर्ष में आपको पता है फ्री हो चुके हैं हम ODF से। तो राजस्थान सरकार ने भी जगह जगह मतलब क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट किया है, समय समय पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया सीवरेज सिस्टम को इम्प्रूव करने में। अब यहाँ केवल गैप की बात कर रहे हैं हम। कई योजनाएं भारत सरकार की और राज्य सरकार ने भी अपने काफ़ी बजट घोषणाएं इसके अंदर की हैं पूर्व में, परंतु इस बार जो ये घोषणा की है ये सीवरेज गैप जितने भी हैं इनको पूरा करके सर्विस बेंचमार्क लेवल को 100% लेके आ रहे हैं। ये एक अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि अपने लगभग 226 या 230 के करीब नगरीय निकाय हैं जिनमें से समय समय पे अमृत योजना में भी काफ़ी काम हुए हैं, ADB मिशन से भी काफ़ी पैसा मिला है, उन पे भी काम हुए हैं, फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर भी काफ़ी काम हुआ है। तो ये क्या है कि अब जो बैलेंस जो टाउन बचते हैं जिनमें से सबसे पहले उन्होंने 75 टाउन सेलेक्ट किए हैं इस बजट के अंदर, तो ये एक सीवरेज जो अनकवर्ड मतलब जो एरिया है उस गैप को कवर करके उस 100% सर्विस लेवल को अचीव करने के बाद में एक रिफॉर्म का पार्ट है। ये पूरे नेशनल लेवल के ऊपर के भी इसको अचीव करने से स्टेट गवर्नमेंट को एक अच्छी खासी ग्रांट भी मिलेगी इसमें जो है। तो इस बजट में एक और जो इम्पोर्टेंट इन्होंने लिया है, जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, चिकित्सा है, जो लोगों की बेसिक हैं, या ट्रैफिक जाम की भी समस्या है। जैसे ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कई शहरों में रिंग रोड बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें डीग भी है और भी है कई जिलों में। जयपुर शहर के में भी कुछ बनाने के लिए प्लान किया गया। तो इसी में एक नई योजना चालू की है, मुख्यमंत्री शहरी जल जीवन योजना। तो ये घोषणा की गई कि हर ज़िले में हर जगह लोगों को बराबर पीने का अच्छा पानी मिले। तो इसको ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, ये इसको संभव होने के लिए क्या है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे ही अपने प्रथम वर्ष में भी इस बारे में खूब ध्यान दिया
भारत सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार में जो है अपने उनके द्वारा भी काफ़ी बजट इसमें जल जीवन मिशन के अंदर ग्रामीण में भी और शहरी योजनाओं में दिया गया है। अमृत योजना के अंदर लगभग 5 से 7 हज़ार करोड़ का बजट इसमें दिया गया है सरकार को। अब राज्य सरकार भी जो है इसमें अपना पूरा योगदान देते हुए जितने भी जो शहरी जल जीवन में इनके द्वारा जो घोषणा की गई है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी शहरों के अंदर बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ क्या है कि अपने वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है। कहाँ वाटर टैंक की रिक्वायरमेंट है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, पंपिंग की रिक्वायरमेंट है, पाइपलाइन ही कहीं काफ़ी जगह ले नहीं है। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो हमारे शहर का निरंतर क्या है कि आबादी का विस्तार हो रहा है। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण से शहरीकरण जो हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र से, तो लगभग अभी ये मान के चलिए गिरिराज जी आपके भी अभी राजस्थान लगभग 28 से 30% के करीब अभी शहरीकरण हुआ है। ये आने वाले 10 सालों में इसका 40% तक जाने की उम्मीद है। तो ये अभी जो भविष्य देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, तो बहुत अच्छा इसके अंदर इनके द्वारा ये टारगेट लिया है कि भी आने वाले समय में जो पॉपुलेशन का लोड शहरों की तरफ आने वाला है, तो उसको देखते हुए और करंट नीड को देखते हुए पेयजल की जो अपने शहरी पेयजल की जो व्यवस्था की जा रही है ये क्या है कि बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से की जा रही है। और इसमें भी काफ़ी एरिया जो अनकवर्ड अभी पड़े हुए हैं जिनकी तरफ पिछली सरकारों के द्वारा कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, तो उस पर फोकस करके और जो गरीब वर्ग है, अपना जो मध्यम वर्ग है, ये काफ़ी एरिया ऐसा छूटा हुआ है जिनको क्या है कि इस बजट के तहत कवर करने की घोषणा करके काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया है इस बजट में। तो इस बजट को अगर मोटे तौर पर जैसे देखें कि मोटे तौर पे इस बजट को जो देखते हैं ये काफ़ी अच्छा लोक लुभावन बजट नज़र आता है, क्योंकि इसमें हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है। इस वर्ग में मूलभूत समस्याओं के समाधान की कोशिश की है, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो सड़क की दृष्टि से हो, चाहे वो चिकित्सा की दृष्टि से हो, चाहे बिजली की दृष्टि से हो, या शहरों की यातायात जाम की समस्या से निपटने की बात हो उसमें। तो ओवरऑल ये बजट काफ़ी अच्छा लगता है और डिपेंड करे कि इसकी जो घोषणा है वो कितनी जल्दी धरातल पर आती हैं, कितनी जल्दी लागू हो पाती हैं। क्योंकि बजट में अक्सर ये देखा गया कि घोषणाएं हो तो जाती हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। और पिछले बजट की भी कई घोषणाएं वो सारी ऐसी हैं जो अभी तक भी लागू नहीं हो पाई हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो है सरकार को इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पर विशेष फोकस देने की ज़रूरत है। आज की चर्चा में बस इतना ही। हम अपने दोनों गेस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस चर्चा में भाग लेकर के इसको बजट को और सार्थक बनाया है। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए खासखबर.com।